नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। प्रधान मुख्य वन संरक्षण पीसीसीएफ ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वन विभाग में राज्य में बंदी हाथियों की एक सूची तैयार की है। सुनवाई की पिछली तारीख पर न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य के सभी बंदी हाथियों की एक सूची बनाई जानी चाहिए। इसमें ऐसे सभी हाथियों की वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रत्येक हाथी की पूरी प्रोफाइल भी शामिल होनी चाहिए। प्रोफाइल में हाथी की उम्र, लिंग और वंश आदि शामिल हो। विभाग को ये इंगित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी निर्देश दिया गया था कि हाथियों को कैसे पकड़ा या पालतू बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालू की एक बेंच ने राज्य भर के मंदिरों में रखे गए बंदी हाथियों के कथित अमानवीय व्यवहार को लेकर एक्टिविस्ट रंगराजन नरसिम्हन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। सरकारी वकील सी हर्ष राज ने गुरुवार को बेंच को बताया कि कैटलॉग तैयार है और इसे पेन ड्राइव में कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस पर बेंच ने अपने आदेश में कहा, आधिकारिक प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि सभी बंदी हाथियों की एक सूची तैयार की गई है और इसे पेन ड्राइव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। समान सामग्री वाली एक पेन ड्राइव एक्टिविस्ट को भेजी जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये देखते हुए कि बलात्कार से पीड़िता मानसिक रूप से डरी जाती है और उससे उसका पूरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, अपनी ही बहू से बलात्कार के आरोपी 65 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्य प्रसाद ने आरोपी को जमानत से इनकार करते हुए कहा, बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, ये अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी घटना होती है। बलात्कार के कार्य से पीड़िता मानसिक रूप से डर जाती है और ये आघात वर्षों तक बना रह सकता है। अदालत ने कहा कि उस व्यक्ति पर एक बहुत ही जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया, यानी अपनी ही बहू के साथ बलात्कार करने का आरोप किया गया। तथ्य यह है कि एफआईआर 2 महीने के बाद दर्ज की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि अभियोक्ता ने झूठा मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने कहा, एफआईआर में कहा गया कि पीड़िता डरी हुई थी और अपने माता पिता को घटना के बारे में बताने की अनिच्छुक थी, लेकिन जब उसे आरोपी द्वारा बार बार परेशान किया गया और उसका बलात्कार किया गया तो उसने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। अभियोक्ता के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 323, 376, 506, 313, 377, 354 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें कहा गया कि उसका पति उसे मारता पीटता था और कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था। आगे आरोप लगाया गया कि एक दिन जब वो याचिकाकर्ता के कमरे में चाय देने गई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया। उसने आरोप लगाया कि उसने 2-3 मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके परिणाम स्वरूप वो अपने माता पिता को बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। मामले के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने कहा, बलात्कार एक अत्यंत जघन्य अपराध है जिसमें न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। याचिकाकर्ता पर अपनी ही बहू के साथ बलात्कार करने का एक बहुत ही जघन्य अपराध का आरोप है। इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता अभियोक्ता के ससुर है, अभियोक्ता को धमकी देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी 1 अगस्त 2020 से हिरासत में है, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो आरोप की दलीलें सुने, जितनी जल्दी हो सके 6 महीने के भीतर अभियोजन पक्ष की जांच करे। विश्व बैंक के संबंध में पीठ ने कहा, हमारा विचार है कि विश्व बैंक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय को सरकारी एजेंसी के रूप में नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि इनमें से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निकाय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों से बाध्य नहीं है। भारत सरकार उनके मामलों पर वास्तविक या व्यापक रूप से नियंत्रण नहीं रखती। यही कारण है कि उन्हें हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया, क्योंकि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और 226 के तहत
उक्त अभिव्यक्तियों के अर्थ में राज्य या अन्य प्राधिकरण नहीं माना जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विश्व बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक सरकारी एजेंसी नहीं है। ये अनुच्छेद राज्य और अन्य प्राधिकरणों को परिभाषित करता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक सरकारी एजेंसी होने के लिए एक निकाय को भारत सरकार के व्यापक और वास्तविक नियंत्रण में होना चाहिए। ये भी देखा गया कि ऐसे मामले में प्रिंसिपल और एजेंट का सिद्धांत आकर्षित होगा। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया कि पिछले साल बीदर में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी में एक सीए विरोधी ड्रामा पर देशद्रोह मामले के संबंध में बच्चों से पूछताछ के दौरान वर्दी पहने और हथियार लिए हुए अदालत को प्रस्तुत तस्वीरों में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने 2019 के एक मामले में शार्जिल इमाम द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी। शार्जिल इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके कारण दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दंगे हुए। आरोपों में कहा गया कि इन भड़काऊ भाषण से समाज की शांति और सद्भाव प्रभावित हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 51A(e) के तहत इस देश के नागरिकों पर धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने और समान भाईचारे का प्रसार करने का एक मौलिक कर्तव्य है। इसलिए समाज की सांप्रदायिक शांति और सद्भाव की कीमत पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विशेष उद्देश्य या उन विभिन्न योजनाओं के बारे में कुछ संदेह उठाया जा सकता है। हालांकि केवल संदेह साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता। ये केवल सबूत है जिसका उपयोग उस अर्थ को निर्दिष्ट करने के लिए किया जा सकता है जिसे अभियोजन पक्ष इन शब्दों द्वारा असाइन करना चाहता है। पृष्ठभूमि मामले के तथ्य ये है कि केंद्र सरकार को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली का एक व्यक्ति मोहम्मद सलमान दुबई में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद कामरान के साथ नियमित रूप से संपर्क में है, जो बदले में एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन FIF के डिप्टी चीफ शाहिद महमूद से जुड़ा है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत गिरफ्तार 4 लोगों को आरोप मुक्त यानी डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने यह आदेश ये देखते हुए दिया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत लाने में विफल रहा जिससे ये संदेह पैदा होता हो कि उक्त धन किसी आतंकवादी संगठन के लिए इकट्ठा किया गया था या उस धन को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मखदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, AGA ने निर्देशों के आधार पर कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी पुलिस थानों को परिपत्र जारी किया गया है कि भविष्य में जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और संरक्षण मॉडल नियम 2016 का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। 16 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा वकील नैना ज्योति झावर और साउथ इंडिया सेल फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद कार्रवाई की गई है। मनी मेकलाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला लंबित होने का हवाला देते हुए जब्त करने का आदेश पारित किया गया था। मनी मेकलाई ने 2018 में #MeToo आंदोलन के दरमियान फिल्म निर्देशक सुसी गणेशन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद गणेशन ने 2019 में चेन्नई में एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। इस साल 9 सितंबर को पासपोर्ट अधिकारी ने एक लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3)(e) के तहत मनी मेकलाई का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। फिल्म निर्माता लीना मनी मेकलाई के वकील ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एक मैजिस्ट्रेट का आदेश जिसने पासपोर्ट प्राधिकरण को लीना मनी मेकलाई के पासपोर्ट को जब्त कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, को सत्र न्यायालय ने 20 अक्टूबर को खारिज कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट मनी मेकलाई द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी चेन्नई द्वारा उसके पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। फिलहाल बस इतना ही।
अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।